तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महातांडव सीरीज का क्लास फर्स्ट है, वो भी विज्ञान का। मैंने जस्ट अभी पहले वीडियो अपलोड किया है, महातांडव सीरीज सामाजिक विज्ञान का क्लास फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। यह विज्ञान का क्लास फर्स्ट है स्टूडेंट, ठीक है। तो महातांडव सीरीज में आपको स्वागत दिल से करता हूँ और उम्मीद यह करता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूं और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लड़े 100% लड़ेगा, क्योंकि पूरी ताकत में लगा दिया हूं इस सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा करने में, ठीक है। बस आपको भी अपना ताकत लगाना है 1 महीने में स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास चला जाए। मात्र 1 महीने में सबका भला हो जाए। जो भी बंदा इस क्वेश्चन को पढ़े वो प्रॉपर अच्छे मार्क्स लाए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, और आज की क्लास हम विज्ञान की स्टार्ट करते हैं और बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सब सॉल्यूशन साथ लेकर आए हूं। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। और स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन करता है, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान आपको लगाना है स्टूडेंट। कि जब हम लौह चूर्ण तनु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, उसको डालने से क्या होता है, सही उत्तर निशान लगाना है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कि आयरन लवण एवं जल बनता है स्टूडेंट। चलिए, इन चारों ऑप्शन में से आपको टिक करना है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा सही। और ये सारी क्वेश्चंस मैं करा दिया हूँ स्टूडेंट, बस आपको रिवीजन के तौर पे आपको बताना होगा, क्योंकि चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट में सब मैं कवर किया हूँ, समझ रहे हैं आप लोगों। तो लापरवाही बरतनी नहीं। इसका आंसर सही से आप लोग बताइए क्या होगा। तो चलिए, इसका सही आंसर मैं टिक करता हूँ, आप लोग भी इसको कर लीजिए। कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो क्या होता है स्टूडेंट कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर, नो डाउट आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है, नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या हो सकता है संभवत, 1, 4, 5 कि 10। चलिए स्टूडेंट, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। चलिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि कोई विलयन लाल लिटमस को अगर नीला कर देता है तो इसका संभवतः पीएच मान कितना हो सकता है, तो इसका संभवतः पीएच मान 10 होगा स्टूडेंट। और आप पूरा उम्मीद है कि आप इसका आंसर जानते रहेंगे पूरा, क्योंकि आप रिविजन चल रहा है, आप लोग पूरा कवर कर लिए हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर के। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। विज्ञान का क्लास फर्स्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट कह रहा है कि परावर्तनीय भट्टी का उपयोग होता है। परावर्तनीय भट्टी का उपयोग होता है प्रगलन में, निस्तापन में, कि बेसेमरीकरण में, कि अति शीतलन में। बताइए, अति शीतलन में। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है स्टूडेंट, ठीक है। कि परावर्तनीय भट्टी का उपयोग होता है निस्तापन में, बात खत्म। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। जितना मैं बता रहा हूँ आप पूरा उम्मीद है कि आप लोग के एकदम दिमाग में चल रहा हो, दिमाग में ये सारे क्वेश्चन। परावर्तनीय भट्टी का उपयोग होता है निस्तापन में, बात खत्म, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, बताना स्टूडेंट। मेथेन, एथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स उम्मीद है कि सही बताएंगे इसका, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन मैं रिपीटेड कर चुका हूँ, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, सही आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम जो होता है वो एथेनॉल होगा, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए, कह रहा है कि यूरेनियम है। बताइए आप कि यूरेनियम क्या है, क्षार धातु है, कि अधातु है, कि रेडियो एक्टिव है, कि गैस है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। कि यूरेनियम क्या है, सबको इसका आंसर सही बताना है स्टूडेंट कि इसका आंसर क्या होगा सही, ठीक है। तो यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, बात खत्म, सबको मालूम है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर होता हुआ अब हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। और अति लघुत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सोल्यूशन के साथ लेकर। चलिए, पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए। और स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है।
तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है स्टूडेंट? तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो यही आपका है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको किसी कीमत पे याद करके जाना, आपको समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है स्टूडेंट कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? क्या कारण होता है कि नहीं बदलती है? ठीक है, उत्तर लिखेंगे। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती क्योंकि शुष्क HCl गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होते, इसलिए यह अम्लीयता का अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हम क्या करते हैं कि शुष्क जो हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाती है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के सामने में डिस्कस कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, फटाफट शेयर कर दे। सभी आपके जो सभी मित्र आपके हैं, ठीक है, सभी भाई बहन हैं आप लोग सबके यहाँ शेयर कीजिए ताकि सब पढ़ के अच्छे मार्क्स ला पाएँ स्टूडेंट, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करते रहे स्टूडेंट। ठीक है, लाइक से मोटिवेशनल मिलता है हम लोग को, मोटिवेशन मिलता है हम लोग क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, लाइक से हम लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट देखिए, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। ये प्रश्न दो तरीके से एग्जाम पूछा जाता है स्टूडेंट, एक तो यह तरीका और दूसरा इस प्रकार पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तथा इस क्रिया की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण बताइए। तो दोनों कैटेगरी से प्रश्न आ सकता है, इस तरह भी और इस प्रकार भी। तो किसी प्रकार हम लोग पढ़े रहेंगे तो किसी प्रकार देगा, हम कर देंगे। तो इसका उत्तर लिखना आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग पर्णहरित की उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने रासायनिक समीकरण लिख दिया हूँ कि 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के साथ पर्णहरित के साथ यह आपका ग्लूकोज बना रहा है C6H12O 6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण के दिया बोला था तो हम रासायनिक समीकरण भी लिख दिए और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दिया था, हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी लिख दिए स्टूडेंट, समझ रहे हैं? अब देखिए वहाँ पूछा था एक चीज़ और, देखिए विभिन्न घटक पूछे थे ना कि विभिन्न घटक भी देखेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी कुछ। देखिए आप विभिन्न घटक हेडिंग डाल लीजिए, इसमें लिख लीजिए विभिन्न घटक में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न पदार्थों अति आवश्यक है। निम्न पदार्थ अति आवश्यक है। कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होने चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो सूर्य का प्रकाश पहला, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के इतना पदार्थ तो अति आवश्यक होगा ही होगा, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया स्टूडेंट, नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर चौथा और अग्रसर होते हैं स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी? ठीक है, या तो देखिए अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों? समझ रहे हैं? कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है,
उत्तर देखेंगे इसका। हम लोग लिखेंगे कि यदि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने पर इसका वेग कम हो जाता है स्टूडेंट, इसलिए समझ रहे हैं अविलंब की ओर झुकेगी। यही कारण होता है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इससे भी लाजवाब क्वेश्चन में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। कह रहा है कि सामान्य जो नेत्र हमारे होते हैं, सामान्य नेत्र वो 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है, वो क्या कारण होता है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे हम लोग कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाती, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरण नेत्र के रेटिना पर उचित प्रकार से फोकस नहीं हो पाती, जिस कारण वस्तु का धुंधला प्रतिबिंब बनता है और वह सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती है स्टूडेंट। इसलिए 25 सेंटीमीटर से अगर नज़दीक रहेगा तो सामान्य नेत्र उसको नहीं देख पाता स्पष्ट रूप से, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, आपने अति लघुत्तरीय प्रश्न क्लियर कर रखा है। ठीक है, बढ़िया से। चलिए अब बारी आती है लघुत्तरीय प्रश्न की। लघुत्तरीय प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न आप लोग के लिए आ गया सामने, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अति लघुत्तरीय प्रश्न आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, सीधे एग्जाम में हिट करेंगे, आप बैठेंगे एग्जाम में तो समझ रहे हैं। चलिए आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट देखिए उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर हम लिखेंगे कैसे, कुछ ऐसे लक्षण सभी जीवों में होते हैं जो उन्हें अपने जनकों से प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक जीव से दूसरे जीव में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे कि आनुवंशिकता के कारण ही क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। इसी कारण मनुष्य की संतान क्या होती है, मनुष्य बंदर की संतान बंदर होता है, और गाय की जो संतान होती है वो गाय का रूप धारण करता है, एंड हाथी की जो संतान होती है सदैव हाथी ही रहती है, समझ रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट है कि विज्ञान की उस शाखा को जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतान में आने की रीतियों का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आनुवंशिकी जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, और उसमें एक क्वेश्चन और पूछा था कि इसकी खोज और कितने सन में किया था। ठीक है, तो इसकी खोज जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था वो भी कितने सन में था, 1866 ईस्वी में, समझ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है, समझ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और इसको किसी कीमत पे तैयार करके जाने होंगे आप लोगों को। अब लास्ट एक बचा आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वो भी मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ, वो भी आप लोगों के सामने में ला रहा हूँ। ठीक है, उसको भी नोट कीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट अब हम पर चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन सब बहुत ही देखिए क्वेश्चन बहुत ढंग से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको किसी कीमत पे बहुत अच्छे ढंग से देखना। मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ, एक ही क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। कई कैटेगरी से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कहेगा आपसे कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण में मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आप देखिए इस प्रकार पूछ सकता है। ठीक है, आप इस प्रकार नहीं देगा तो इस प्रकार पूछेगा आपसे। ठीक है, कि पोषण के प्रकार बताइए, मृतोपजीवी एवं परजीवी पोषण में अंतर बताइए। ठीक है, या तो इस प्रकार नहीं देगा तो इस प्रकार पूछेगा। देखिए पूछने का तरीका उसका देखिए, ये अगर पकड़ नहीं है आप तो क्वेश्चन किसी प्रकार देगा तो आप कर लेंगे। या तो प्रकार इस प्रकार पूछेगा कि स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, समझ रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा, बस पूछने का तरीका इसका देखिए। फिर देखिए इस प्रश्न को पूछेगा इस तरह कि पोषण प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है स्टूडेंट, या तो इस प्रश्न को इस प्रकार पूछेगा कि स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए स्टूडेंट। ठीक है, या तो इस प्रश्न को इस प्रकार पूछेगा कि पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए, ये कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए स्टूडेंट। ठीक है, या तो देखिए इस प्रश्न को इस प्रकार पूछ लेगा कि स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इसकी क्या भूमिका है बताइए। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5
और 6 और 7 तरीके से ये कई प्रश्न पूछ रहा है। कितने? 7 तरीकों से ये कई प्रश्नों को पूछ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि हाँ किस प्रकार पूछेगा, लेकिन उत्तर ये कई होगा, समझ रहे हैं। तो इसको सभी को नोट करके याद कर लेना इन प्रश्नों को। चलिए इसका उत्तर में बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट, उत्तर में क्या डालेंगे, पहले सबसे पहले हेडिंग आपको पोषण डालना है, कि उसमें पूछा था कि पोषण क्या होता है। पहले पोषण हेडिंग डाल देना है। अब पोषण हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है स्टूडेंट कि सभी जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकारों के जीव भोजन लेने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं स्टूडेंट। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन और शोषण कोशिकाओं तक पहुंचाने, कोशिकाओं में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीव द्रव्य में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की सभी क्रियाओं का सम्मिलित नाम पोषण है स्टूडेंट। इस प्रकार पोषण एक जटिल क्रिया है तथा यह अनेक पदों या चरणों में पूरी होती है, जबकि पाचन पोषण की अंतः क्रिया है स्टूडेंट। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है कि पोषण की विधियां या प्रकार, ठीक है। फिर इसमें आपको लिखना है कि पोषण के विभिन्न प्रकारों अथवा विधियों का मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला को स्व पोषण, दूसरा पर पोषण, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे, पहले स्व पोषण देखेंगे स्टूडेंट। क्या स्व पोषण? तो स्व पोषण सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, बढ़िया से नोट कीजिए। स्व पोषण हेडिंग डाल के आपको लिखना है, ऐसे सभी जीव स्वपोषी कहलाते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा ऊर्जा का संचय करते हैं। ऐसा केवल हरे पौधे अपनी पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में करते हैं। यह पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन निर्मित करते हैं। इस क्रिया में यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का कच्चे पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद परपोषण, दूसरा परपोषण हेडिंग डाल के लिखना है इसमें, वे सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते अपितु अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। परपोषी जीव अपने पोषण के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों के माने जाते हैं। कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो पहला प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या होता है कि ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। यह भोजन का भक्षण करते हैं। सभी जंतु प्राय इसी प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब दूसरा प्रकार इसका है कि मृतोपजीवी पोषण। अब मृतोपजीवी पोषण क्या होते हैं स्टूडेंट? कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधे तथा उनके उत्सर्जित पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे अनेक जीवाणु, कवक आदि स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए सी, तीसरा क्या है? परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण क्या कहलाता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं स्टूडेंट। परजीवी अपने पोषण जिससे वे अपना भोजन आदि प्राप्त करते हैं में कुछ न कुछ व्याधि अवश्य उत्पन्न करते हैं, जैसे आते में रहने वाले कृमि व रुधिर चूसने वाले मच्छर, पौधे के विभिन्न रोगी आदि। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता दिया हूँ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपके पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है स्टूडेंट। बताइए आप स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लग रही है? वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ इस लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।